2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भला किसे याद नहीं होगा, जिसके पीछे की वजह लेमन ब्रदर्स को माना जाता है। अब देखा जाए तो ये पूरे बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सिस्टम की नाकामी थी। अमेरिका से शुरू हुई ये मंदी जिसने पूरे वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया था। आज 20 सालों बाद फिर से एक अमेरिकन बैंक ने लोगों को फिर से एक बार बड़ा झटका दिया है। माना जा रहा है कि इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन वैली बैंक की, जिसको अभी हाल ही में 10 मार्च को दिवालिया घोषित करके बंद कर दिया गया। 2008 के बाद दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी बैंकिंग क्राइसिस है, जिसने काफी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। आइए जानते हैं क्या है सिलिकॉन वैली और इसके बंद होने के बाद अमेरिका सहित भारत पर इसके क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। क्या हम एक बार फिर से मंदी के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं या फिर सरकार ने इसके लिए कुछ प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है। दोस्तों, बात करूं सिलिकॉन वैली की तो ये नाम एक पर्टिकुलर प्लेस के रेफरेंस में रखा जाता है। जैसे इंडिया में बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, जहां देश की सबसे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं। सेम उसी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक भी ऐसी ही लोकेशन है जहां कई सारी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं। अब इस बैंक की नींव बेगरस्टाफ एंड रॉबर्ट मेडियरिस ने साल 1983 में रखी थी, जिसको आज से 40 साल हो गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में 10 मार्च को इस बैंक को बंद कर दिया गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक के सीईओ ग्रेग बेकर ने बैंक के डूबने के 2 हफ्ते पहले ही अपने $3.6 बिलियन के शेयर को सेल कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के कर्मियों को इस बात का पहले से ही एहसास हो चुका था कि आने वाले चंद दिनों में किसी भी वक्त बैंक डाउन हो सकता है और बैंक की मार्केट वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है। तो बेहतर है कि जो बचा पाए उसे बचा लिया जाए। अब जहां तक मैं जानता हूं कि कोई भी बैंक तभी डूबेगा जब उसके पास खुद को बचाने के लिए एक सिक्योर अमाउंट नहीं होगा। सीधी बात है, बैंक का काम है अमाउंट को हैंडल करना। जब अमाउंट ही नहीं है तो फिर हैंडल क्या होगा। और यही वजह थी कि सिलिकॉन वैली डूब गया, क्योंकि जमा पूंजी से कहीं ज्यादा तो उसके ऊपर कर्जा आ चुका था। अगर मैं आपको सिलिकॉन वैली के काम के बारे में बताऊं तो ये एक फर्म की तरह काम करता था जो सभी स्टार्टअप कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता था। लोन का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं था। यहाँ तक कि ये बैंक उन सभी लोगों को काम शुरू करने के लिए लोन देता था जिन्हें कोई और बैंक लोन नहीं देता था। बैंक की यही पॉलिसी इस बैंक को इतना ज्यादा फेमस बना चुकी थी कि ज्यादातर लोग कहीं और अकाउंट ओपन करवाने से बेहतर इसमें ही अपना अकाउंट यानी कि खाता खुलवाना पसंद करते थे। हर वो इंसान जिसने लोन लिया वो इन फ्यूचर होने वाले प्रॉफिट को या फिर अपनी इक्विटी को भी इसी बैंक में डिपॉजिट करता था। तभी तो इस बैंक के पास इसके ग्राहकों द्वारा जमा की गई $175 बिलियन की बड़ी रकम थी। पर अब सवाल ये आता है कि अब होगा क्या। लोगों का इतना पैसा डूब गया या फिर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मिसमैनेजमेंट भी बड़ी से बड़ी कंपनी के बंद होने की वजह बन जाता है, और सिलिकॉन वैली के केस में यही हुआ। कोरोना काल के बाद कई सारी आईटी कंपनियां ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, जो अभी भी ग्रो करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उन्होंने लोन लेके स्टार्ट तो किया था, पर इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ और वो अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाई। इसके बावजूद बैंक सबको लोन देता रहा। अब दूसरी तरफ बैंक ने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करने की जगह शुरू से ही कई सारे बॉन्ड्स खरीदने में इंटरेस्ट रखा। अगर आज की डेट की बात करूं तो बैंक ने जब ये बॉन्ड खरीदे थे तो वो इस पर सेंट्रल की तरफ से बस 2 से 3% ही ब्याज पाते थे, जबकि अमेरिका की फेडरल रिजर्व यानी कि सेंट्रल बैंक की तरफ से बढ़ाए गए इंटरेस्ट रेट का कोई भी इफेक्ट इन बॉन्ड्स पर नहीं पड़ा। आज जहां इंटरेस्ट रेट 6 से 7% तक के हैं, फिर भी सिलिकॉन वैली को 3% तक का ही ब्याज मिल रहा है, क्योंकि ये रेट बॉन्ड खरीदते टाइम फिक्स हो जाता है। अब इन फ्यूचर रेट बढ़ने या घटने पर जो फिक्स हो गया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर ये बैंक आज की डेट में बॉन्ड खरीदता है तो उसको डबल से भी ज्यादा फायदा मिलता, या फिर पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता कि उनको अच्छे रिटर्न मिलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने शुरू से डिपॉजिट किए गए लाखों डॉलर का बॉन्ड लिया, जिसपे आने वाले इंटरेस्ट से बैंक का कुछ सालों तक तो अच्छा चल रहा था। अब यहाँ पर बैंक का बॉन्ड खरीदना गलत नहीं था, पर गलत समय पर बॉन्ड खरीदना गलत था। और फिर ये जिन लोगों को भी पैसे लोन पर देता था उनकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। अगर स्टार्टअप कंपनीज अच्छे से परफॉर्म करती हैं तो बैंक भी अच्छा परफॉर्म करता, पर अगर कंपनीज डूब रही हैं तो बैंक का पैसा भी डूबेगा। और हुआ भी यही। 2019 से 2020 के दौरान बैंक का शेयर लगभग $700 पर स्टॉक तक पहुंच गया था, क्योंकि सभी कंपनीज काफी अच्छा ग्रो कर रही थी और कंपनीज को होने वाला प्रॉफिट सीधा सिलिकॉन वैली के बैंक में ही जमा होता था। अब एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में बैंक में डिपॉजिट की गई रकम $44 बिलियन थी, जो कि 2021 आते आते $189 बिलियन तक पहुंच गई। मतलब 2 सालों में शेयर प्राइस आसमान छूने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक के द्वारा दिए जा रहे लोन की संख्या में काफी गिरावट भी देखी गई। इन सालों में बैंक के द्वारा दिए गए लोन की राशि मात्र
23 बिलियन डॉलर से 66 बिलियन डॉलर पर थी। मतलब डिपॉजिट लोन से कहीं ज्यादा था। बैंक द्वारा डिपॉजिट राशि को मोर्टगेज बॉन्ड और ट्रेजरीज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब बॉन्ड्स की टोटल कीमत थी 128 बिलियन डॉलर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड पर मिलने वाला इंटरेस्ट 3 से 4% तक ही गया था। वहीं अगर बैंक ये बॉन्ड जल्दबाजी में ना खरीदता और हर साल या कुछ वक्त रुककर आज की डेट में खरीदता तो उसको दुगने से ज्यादा फायदा होता। दोस्तों, 2021 तक सिलिकॉन वैली को कोई दिक्कत नहीं हुई, पर इसके बाद मार्केट रिसेशन से बाहर उभरी और कंपनियां काफी घाटे में जा रही थी, जिन्हें ग्रो करने के लिए अब अचानक से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। कई लोगों ने स्टार्टअप शुरू तो किया था, पर वो फेल हो गए, तो काफी संख्या में लोगों ने बैंक की तरफ भागना शुरू किया। पर बैंक ने तो अब बॉन्ड खरीद लिए थे, जिस पर आने वाले इंटरेस्ट से ही वो सभी कस्टमर की रकम को चुका सकते थे। शुरुआत में तो बैंक को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास इतने कस्टमर नहीं आए कि उनको पैसे देने में दिक्कत आए। पर बैंक को अब ये लगने लगा था कि अगर मार्केट वैल्यू ऐसी ही रही तो जल्द ही हमें अपने बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे, और हुआ भी यही। लोगों को इस बात की भनक लगने लगी थी कि सिलिकॉन वैली के पास अब लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है, और यहीं से लोगों के मन में डर बैठने लगा। अब ऑलमोस्ट सभी कस्टमर अपना पैसा लेने आ रहे थे। अब आप ही सोचिए, क्या कोई बैंक अपने पास इतना बड़ा अमाउंट रखेगा? हम सभी को बैंक के काम करने का तरीका पता है। वो जमा किए गए राशि को इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे आने वाला इंटरेस्ट ही उनका प्रॉफिट होता है। उन्हें पता है कि सभी लोग एक साथ पैसे लेने नहीं आएंगे, पर सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हो गया कुछ उल्टा। अब बैंक के पास लोगों के पैसे लौटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था कि बॉन्ड्स की नीलामी कर दें। हारकर बैंक ने बॉन्ड्स को काफी कम कीमतों पर बेच दिया, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। जब बैंक हार गया, लोग उस पर हावी होने लगे, तो सरकार और फेडरल बैंक को सामने आना पड़ा। सिलिकॉन वैली को बंद किया गया और लोगों को यह आश्वासन दिलाया गया कि उनका पैसा सेफ है। सिलिकॉन वैली के प्लेस पर FDIC ने नए बैंक नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा इसकी नींव रखी, जिसमें सिलिकॉन वैली के सभी क्लाइंट्स का डेटा ट्रांसफर किया गया। दोस्तों, नॉर्मली जब किसी भी देश में कोई बैंक गिरता है तो उससे जुड़े हुए सभी कस्टमर को एक निश्चित पूंजी सेंट्रल बैंक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। USA में भी सिलिकॉन वैली के डूबने से जिन लोगों का पैसा डूबा है उन्हें अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। अगर आपकी राशि इसमें कम है तो आपको उसका भी कुछ % कट करके दिया जाएगा, और अगर आपका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 2 करोड़ रुपए मैक्सिमम दे दिए जाएंगे। अमेरिका में फिलहाल इस स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी कंपनी का पूरा शेयर ही बैंकों में जमा किया है उन्हें दी जाने वाली रकम से वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब बात करें शेयर मार्केट की, तो सिलिकॉन वैली के गिरने का बहुत ज्यादा इफेक्ट भारत के शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। शेयर मार्केट की कीमत 10 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे गिर गई है, पर उम्मीद है कि भारत में सिचुएशन को संभाल लिया जाएगा। दोस्तों, किसी भी बैंक को गिरने और गिराने के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है लोगों का डर। जिस दिन लोगों में ये डर बैठ गया कि उनका पैसा पर्टिकुलर बैंक में सेफ नहीं है और बैंक उनकी डिमांड को रीच नहीं कर पा रहा है, तो उस बैंक को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। भारत में भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, पर हर बार RBI ने आगे आके बैंक की इक्विटी को संभाला है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि ना आज ना इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बैंक के गिरने से कस्टमर को नुकसान झेलना पड़ेगा। इंडिया में जब कोई बैंक गिरने वाला होता है तो उसको कोई बड़ा बैंक एक्वायर कर लेता है, पर बाहर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। फिलहाल सिलिकॉन वैली के डूबने से स्टॉक मार्केट पर फर्क पड़ा है, पर देश की इकोनॉमी पर इसका कोई ज्यादा फर्क अभी तक नहीं देखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।